गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए कल किसी भाई ने छेड़ दिया था कैपेसिटर में एक मामला। वो मामला क्या था, हम बता रहे थे चार्जिंग का मैटर कि अगर वो स्टेडी स्टेट चार्ज हो, मतलब परमानेंट चार्ज हो जाए तो फिर और चार्ज नहीं जाता है। तो किसी ने कहा था अगर चार्ज लेना शुरू करे तब। कोई आज आपका एक टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक होता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अब आपको ये पढ़ना होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। किसी कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है। चार्जिंग की इक्वेशन क्या बिहेवियर दिखाती है, डिस्चार्जिंग की इक्वेशन क्या बिहेवियर दिखाती है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आज की वीडियो लेक्चर में आपके लिए शामिल है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बिल्कुल जेन्युइन सर्किट होना चाहिए। अब मैं हेडिंग मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा होता है, हमें बहुत छोटी छोटी जगह का यूज करना होगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। किसी रजिस्टेंस के थ्रू किसी कैपेसिटर की चार्जिंग करनी है, फिर उसकी सीक्वेंसली डिस्चार्जिंग करनी है। चला देखिए, एक सर्किट डायग्राम को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, वही इस कंसेप्ट को आपको समझाएगा। ठीक, इस सर्किट में एक काम करो, बैटरी को यहाँ इंस्टॉल कर दो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है। ये क्या है, रजिस्टर है। इस स्विच का नाम S दिया है, इस पोजीशन का नाम A दिया है, इस पोजीशन का नाम, और ये कोई नॉर्मल स्विच नहीं है सर, टू वे स्विच। टू वे स्विच मतलब इस स्विच को जब चाहो मन करे तो इसमें जोड़ लो और जब चाहो मन करे तो इसमें जोड़ लो। तो मैं आपको एक ही सर्किट से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों बता देता हूँ, राइट। तो एक बैटरी कनेक्ट है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी के वोल्टेज को ई रिप्रेजेंट किया है। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है। आइए यहाँ जरा हमारे साथ, अगर इस स्विच को मैं एक नंबर पर प्रेस कर दूँ, ए पर, तो इस बैटरी से इमीडिएट इस सर्किट को चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा। ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के साथ होते हुए चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। तो पहले शुरुआत में क्या होगा, ये कैपेसिटर इस बैटरी से पावर लेते हुए चार्ज होने लगेगा। और कैपेसिटर के बारे में हमने तुमको बताया है क्या, कि कैपेसिटर एक डेफिनेट स्टेज तक चार्ज लेता है, उसके बाद चार्ज लेना बंद कर देता है। तो ये स्विच जब यहाँ ऑन करेंगे आप, तो कुछ देर तक ये कैपेसिटर चार्ज होगा और थोड़ी देर बाद वो कैपेसिटर चार्ज लेना बंद कर देगा, यानी स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। करेक्ट। तो फिर हम क्या करेंगे, ये स्विच उठाएंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। आप समझ रहे हैं, स्विच को वहाँ से अभी ऐसे जोड़ रखा था, वहाँ से उखाड़ दिया, ऐसे लगा दिया। जैसे ऐसे लगाएंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। बैटरी के डिस्कनेक्ट होते सर्किट को पावर मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब तो चार्ज हो चुके हैं, अच्छा खासा फुल चार्ज हो चुके हैं। और उस सूरत में क्या होगा कि जैसे फुल चार्ज हो जाएंगे भाई साहब, तो ये छोटे भाई साहब जो इनके हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, इनको जो मिलता रहता है हमेशा डिसिपेट करते रहते हैं। कल मैंने बताया था रजिस्टर का नेचर होता है करंट या चार्ज को पाकर कंटिन्यूअस डिसिपेट करता है। और ये क्या करता है,
कैपेसिटर स्टोर करता है। तो जब आपने स्विच को यहाँ कर रखा था, यहाँ ऑन कर रखा था, तो ये बैटरी सर्किट को पावर सप्लाई दे रही थी कंटिन्यूअस, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। एग्री करते हैं? रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा, और फुल चार्ज कैपेसिटर बाद में कोई और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब ये चार्ज एक्सेप्ट करना बंद कर देगा तो ये स्विच यहाँ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक। तो फिर आपको क्या करना होगा, इस स्विच को धीरे से वहाँ से उठा करके नीचे लाना होगा। कर लीजिए। तो जैसे इस स्विच को आप यहाँ कनेक्ट करोगे तो बैटरी सर्किट से क्या हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन कैपेसिटर महोदय के पास काफ़ी सारा चार्ज इकट्ठा हो चुका है, जो स्टेडी स्टेट में आ चुके हैं। वो चार्ज अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होने लगेगा, तुरंत डिस्चार्ज होने लगेगा। जो भी चार्ज इसके पास मौजूद है वो किसको जाने लगेगा, रेजिस्टेंस। ये तो हमेशा भूखा बैठा है, जितना खिलाओ उतना ही कम है। दिन रात खिलाओ, दिन रात खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। रेजिस्टेंस को आप करंट खिलाते रहो, दिन रात खाएगा, कभी मना नहीं करेगा। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा, एक स्टेज के बाद मना कर देगा। तो जब ये बैटरी में कनेक्ट था तब चार्जिंग हो रही थी। तो पहले मैं सीक्वेंसली आपको चार्जिंग समझाता हूँ, और जब चार्जिंग आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको डिस्चार्जिंग समझाएंगे। ठीक है। अब इसमें भयानक मैथमेटिक्स से आपको गुजरना होगा, और मोस्टली यहाँ पर कविता को छोड़कर हमारे साथ इंटीग्रेशन में कोई शामिल नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको इंटीग्रेशन याद करा देंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्विच जब यहाँ कनेक्ट होगा तो बैटरी कैपेसिटर में जो डेवलप होने वाला वोल्टेज होता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, V बराबर Q/C। और कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा बैटरी के वोल्टेज का विरोध करेगा। बैटरी के वोल्टेज का चार्ज होते समय विरोध करेगा ना। तो सर्किट में जो इफेक्टिव वोल्टेज है, अगर हम आपसे कहें कि E-Q/C है तो आपको कैसा लगेगा? इस बैटरी के वोल्टेज का कैपेसिटर में डेवलप होने वाला वोल्टेज V बराबर Q/C विरोध करेगा। तो एक सर्किट में जब दो उल्टी बैटरियां जुड़ी हों तो इफेक्टिव वोल्टेज निकालने के लिए कविता क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटा देते हैं, राइट। और अगर सेम डायरेक्शन में बैटरी जुड़ी हो तो इफेक्टिव वोल्टेज निकालेंगे, जोड़ दे। तुमने तो हमारे साथ किरचॉफ भी पढ़ा है, करंट भी पढ़ी है। तो अपोजिट है इसका, कैपेसिटर चार्ज होते समय हमेशा बैटरी का अपोज करता है, बैटरी का। तो कैपेसिटर में डेवलप होने वाला वोल्टेज हो गया Q/C, बैटरी का वोल्टेज है E। E इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी। तो ओम्स के कार्यक्रम के अनुसार इफेक्टिव V बराबर IR होता है। इफेक्टिव V बराबर I। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, पक्का नहीं है। कैपेसिटर में डेवलप होने वाला वोल्टेज इस बैटरी का अपोज करेगा। तो बैटरी का वोल्टेज माइनस कैपेसिटर में डेवलप होने वाला वोल्टेज इज इक्वल टू IR। करेक्ट है। अब आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे ऐसे लिखना चाहता हूं, EC-Q/C इज इक्वल टू IR। I को मैं अगर आपसे कहूं कि मैं dQ/dt लिखना चाहता हूं, नहीं समझी क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। करेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, dt को यहाँ ऊपर भेजता हूँ, CR को इसके साथ भेजता हूँ, dq को यहाँ लिखता हूँ, और q का ये टर्म नीचे उठा के इम्प्लीमेंट करता हूँ, EC-Q। करेक्ट है। देखो dq के रेस्पेक्ट में CR EC सब कांस्टेंट हैं, लेकिन जो q का फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा। और dt आपको तो पता है, dq dt का मामला आ गया पूरी फिजिक्स में, हमने कभी पीछे कदम नहीं हटाए। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेटली t। q के रेस्पेक्ट में CR एज ए कांस्टेंट है, dt/t होता, dq/q होता तो log बन जाता। इंटीग्रेशन में अगर dq/q लिखा होता तो ये इंटीग्रेशन बन जाता log q, ना बन जाता। लेकिन बवाल हो गया है, EC-Q आ गया है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्यों कविता?
तो यहाँ सवाल एक प्योर मैथमेटिक्स का है। इसी माइनस क्यू को हम क्या मान लेंगे, टी नहीं मानेंगे, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि टी यहाँ मान चुके हैं, टी हो चुका है। कुछ और मान लो, जेड मान लो, पी मान लो, पी मान लो। तो जब इसे पी मानते तो इसका डिफरेंशिएशन करते, डिफरेंशिएशन क्यू के रेस्पेक्ट में करना होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0। क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता और पी का डिफरेंशिएशन डी पी अपान डी क्यू हो जाता। डी पी अपान, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन डी क्यू का रिप्लेसमेंट हो जाता डी पी से, तो माइनस साइन यहाँ आ जाता कि नहीं आ जाता। भाई डी क्यू का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये उन्हीं के लिए जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन पी से रिप्लेस कर देता मैं, तो डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाता, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस का डी पी, माइनस का, और इसको हमने पी मान लिया है, इसको हमने पी मान लिया, पक्का माना था। तो चलिए आगे बढ़िए। ये इक्वेशन हो गया माइनस सी आर डी पी अपान पी का इंटीग्रेशन लॉग पी, लॉग पी, और पी कौन है, ई सी माइनस क्यू। जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाता है तो मेरी फिजिक्स कहती है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाइए, मैथ्स कहती है जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाता है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया जाता है। जब भी इंटीग्रेशन फिनिश होता है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बारी आती है। इसको मैंने पी माना तो डी पी अपान पी बन गया लॉग पी, और वो माइनस साइन एक्स्ट्रा कहाँ से आया, उसके डिफरेंशिएशन में जो ये माइनस आ गया था, करेक्ट है। अब हमेशा कंसेप्ट है कि जब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख लेते हो तो जब एन डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसको लिखा छोड़ के चले जाते हैं हम लोग मैथ के सवालों में। लेकिन जब फिजिक्स का मामला आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मामला आता है, तो उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालना पड़ता है, उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालना पड़ता है। अगर आप इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप मुफ्त में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तो सुनिए, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाले जाते हैं कंडीशन के टर्म्स के अनुसार। अब कैसे, जब आपका सर्किट चार्ज होना शुरू हुआ था, चार्ज होना, तो उस समय t 0 था। वेन t इज इक्वल टू, जस्ट आपने स्विच ऑन किया है, तो क्या आपके कैपेसिटर में एक को चार्ज मौजूद है, आप बोलेंगे 0 है। जब आपने स्विच ऑन ही किया है, ऑन करने वाले हैं, जब t बराबर 0 है, तो क्या इस कैपेसिटर के ऊपर किसी प्रकार का चार्ज है, नो। तो आप कहेंगे जब t 0 होगा तो q भी 0 होगा, निश्चित तौर से। आगे बढ़ो, तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ड्रामा रचा गया है। 0 बराबर माइनस सी आर, माइनस लॉग ई बेस पर q की जगह पर 0 कर देंगे तो सिर्फ ई सी हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी आर लॉग ई सी। क्या कहना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिस इक्वेशन से निकाला जाता है उसी इक्वेशन में वापस रिप्लेस किया जाता है। तो उसी इक्वेशन में वापस रिप्लेस कर दें हम, तो क्या आ गया है, माइनस सी आर लॉग ई बेस पर ई सी माइनस क्यू प्लस ए, प्लस ए कौन था, हाँ यस, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो आई है उसे हमें लिखना होगा। और आइए, हाँ कुछ लोग करें काट दिया जाए, अरे धन्य हैं आप। माइनस सी आर कामन कर लें, माइनस सी आर कॉमन कर लें, कॉमन करने से क्या मिलेगा, लॉग ई बेस पर ई सी माइनस क्यू और माइनस लॉग ई सी, माइनस लॉग ई सी, करेक्ट है। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग जब यम माइनस एन होता है तो लॉग यम अपान एन बन जाता है, लॉग यम अपान ई सी माइनस क्यू अपान ई सी अपान, और आगे जाएं तो t इज इक्वल टू माइनस सी आर, माइनस लॉग 1 माइनस, कोई बेस नहीं होता तो यहाँ लॉग स्टैंडर्ड बेस बनाया जाता है, 1 माइनस क्यू बाई ई सी भी तो लिख सकता हूँ इसे, नहीं लिख सकता हूँ, अलग अलग भाग दे दिया तो इसी कट गया, एक हो गया, क्यू अपान इसी बन गया। अब अगर लॉग की और प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो अगर आप लॉग गायब करना चाहते हैं तो पहले इसको माइनस टी अपान सी आर लिखवा सकता हूँ क्या मैं, इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर 1 माइनस क्यू बाई ई सी, क्यू बाई, तो लॉग हटाना चाहते हो तो इसकी पावर चली जाती है ये, हाँ आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी,
कहीं log a बेस पर b इज इक्वल टू x लिखा हो तो अगर आप log हटाना चाहें तो इसकी पावर चली जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स से होता है। चलो आओ, मैं log उड़ाना चाहता हूँ तो e की पावर क्या हो जाएगा -t/cr, क्योंकि इसका बेस e है ना, तो e की पावर -t/cr इज इक्वल टू 1 - q/EC। तो अगर मैं थोड़ा और सेटिंग कर दूं तो q/q0 और EC इज इक्वल टू 1 - e की पावर -t/cr। बोलो, इस EC को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो q बराबर CV, q बराबर, तो C क्या है कैपेसिटेंस, B क्या है इस बैटरी का टोटल वोल्टेज। तो बैटरी का टोटल सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस, सर्किट का टोटल वोल्टेज मिला के सर्किट का टोटल यानी मैक्सिमम चार्ज Q पैदा करेगा, जिसका नाम Q0 दिया गया है। स्टेडी स्टेट चार्ज यानी इससे ज़्यादा आवेश इकट्ठा नहीं हो सकता है। 1 - e की पावर -t/cr। शायद आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने इस रिलेशन को लिखा था ना, किसने चर्चा की तो मैंने कहा था ये डेरिवेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ये डेरिवेशन तो हो गया, समझ में भी आ गया, लेकिन आपको ये रियल में तब क्लियर होगा जब आपको इसका न्यूमेरिकल मिलेगा। कहीं ये क्यों है, कहाँ से आ गए तो पता है, लेकिन ये क्यों आया है ये आपको पता तब चलेगा जब आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, 8 साल पहले ही हटा दिया गया था इसे, 2012 में इसे रिप्लेस कर दिया गया था। 2012 के पहले ये सिलेबस में हुआ करता था, 2012 में हमेशा के लिए सिलेबस से हटा दिया गया था। ये था कैपेसिटर की चार्जिंग। अभी तो सिर्फ चार्जिंग हुई है, अभी डिस्चार्जिंग तो बाकी है। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ चार्ज हुआ है ना। तो एक कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे चार्जिंग लेता है, उसका टाइम के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है। देखिए, इसलिए जब टाइम को इनफाइनाइट कर दिया जाता है, टाइम को इनफाइनाइट कर दिया जाता है तो ये 0 हो जाता है। तो Q की वैल्यू Q0 कहा जाता है स्टेडी स्टेट चार्ज, यानी स्थायी अवस्था आ गई है, वो अधिकतम चार्ज हो चुका है, अब कोई चार्ज जब T को आप इनफाइनाइट कर देते हो तो ये 0 हो जाता है। तो Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, Q0। और Q0 वो चार्ज होता है जिसको हम स्टेडी स्टेट चार्ज कहते हैं, मैक्सिमम चार्ज कहते हैं, यानी उससे ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर को दिया नहीं जा सकता है। तो एक बार सिक्वेंसली देखने, इसको बहुत सरल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। शुरुआत जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा कैपेसिटर चार्ज होते समय बैटरी के वोल्टेज का अपोज करता है, बैटरी के वोल्टेज का। तो मैं एक सामान्य बात करता हूँ, सामान्य जानकारी बताता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास एक सर्किट है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की है और यहाँ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। मैं आपसे पूछूं बच्चा इसमें कितनी करंट दौड़ेगी, तो आप तुरंत बताएंगे 1 एम्पियर, तुरंत बताएंगे। क्यों? हमने कहा कैसे, बोले गुरुजी दोनों उल्टी बैटरी लगी थी, ये प्लस माइनस और वो क्या हो गई माइनस प्लस, तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 5 हो गया, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट तो 1 एम्पियर होगी ना। यानी सर्किट की इफेक्टिव करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज का रिलेशन होता है, वो ओम्स के लॉ से लिया जाता है, V बराबर IR। तो इस सर्किट में इफेक्टिव वोल्टेज 15 है कि 5 है, आप बताएंगे 5। हम पूछेंगे क्यों, तो आप बताएंगे ये वाला इसका विरोध कर रहा है। लेकिन अगर मैं सीन ऐसे बना देता अभी तो पूरी कहानी 160 डिग्री पलट जाती। अब कितना होता, तो अब करंट होती 10 एम्पियर। तो मैंने बताया कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी के वोल्टेज का अपोज करता है, बैटरी के वोल्टेज का, तो अपोज किया, इसका वोल्टेज V बराबर Q/C होता ही है। इफेक्टिव वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिखा, तो ये पहली इक्वेशन जिसे समझ में आई वो डेरिवेशन में आगे आए, बाकी इंटीग्रेशन एक स्टेप है, ना आता हो तो याद कर लें, आता हो तो मैथ से कर लें। मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। I को मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सिंपल। फिर dt को मैंने यहाँ भेज दिया, CR को साथ साथ कर दिया और इसको उठा के नीचे ले आया, वहाँ dq बैठा था, dq करा दिया। अब सिंपल सी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, ये जो मैंने सॉल्व किया है एक मैथ्स का पूरा सवाल है, नहीं है। dt का इंटीग्रेशन बड़े प्यार से क्या हो गया, CR Q के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने में वो -1 आता तो वही -1 एक्स्ट्रा आ गया, dp/p हो गया। उसको मैंने p मान लिया था ना, यहाँ इसको p माना था ना सब्स्टिट्यूशन करने के लिए।
तो जब p माना था तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो EC का 0 हो गया, Q का -1 हो गया, dp अपान dq हो गया। तो dq को रिप्लेस किया मैंने dp से, तो माइनस dp आ गया और ये बन गया था p। dp अपान p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p। और जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, आप लोग लिखते हैं +c। आज यहाँ मैंने लिखा है +a। +c क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ c कैपेसिटेंस था। अब मैं c लिखता तो गड़बड़ा जाता, c कौन है, c ये वाला c है कि c वो कांस्टेंट वाला c है। इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया हमने, a दे दिया। अब फिर मैथ्स का रूल है, जब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को निकालेंगे तभी बात बनेगी। अब आगे तो अब आप इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया था, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया था तो उस समय t क्या था, तो उस समय कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या था, स्विच ऑन करते समय चार्ज नहीं होगा ना कैपेसिटर। तो ये कंडीशन हमने इसी इक्वेशन में अप्लाई कर दी। t को 0 किया, q को 0 किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तैयार है आने के लिए। यहाँ 0, ये 0, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इतना आ गया और ये पक्षांतर होके चल गया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा जहाँ से पाते हैं वही निकालते हैं। तो वो बच्चे जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हों उन्हें इस बात का जो भय सता रहा था कि हम +c क्यों लिख देते हैं, उस +c का राज खोल रहा हूँ आज। क्यों लिख देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज आ गया है, मैंने वहाँ सजा दिया है, कोई गलत काम कर दिया क्या, इसको उठा के यहाँ बैठा दिया। फिर इन दोनों में देखा -cr कॉमन है, ले लिया, log m माइनस log n लिखा, log m अपान n कर दिया। बोलो ना, डिवाइड किया मैंने, अलग अलग डिवाइड किया तो ये टूट के आ गया। आपकी फिजिक्स, आपकी मैथ्स कहती है, मैं थोड़ा इसको नीचे भेज दिया हूँ। लॉग की कंसेप्ट कहती है अगर लॉग हटाना चाहते हो तो इसकी पावर चली जाएगी ये, तो e की पावर -t अपान cr 1 - q बाई EC हो गया कि नहीं। अब इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, ये आ गया। और E इंटू सी, ई वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है। टोटल वोल्टेज को टोटल कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करने पर सर्किट का मैक्सिमम चार्ज, जिसको स्टेडी स्टेट चार्ज, स्थायी अवस्था का आवेश कहते हैं, Q0 हमारे सामने। परफेक्ट है, ये चार्जिंग क्लियर हो गई। परफेक्शन तभी आएगी जिसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। मैं कहीं से भी लाऊंगा ढूंढ कर, इसके लिए न्यूमेरिकल आपके लिए जरूर लाऊंगा। आपकी नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। हटा दिया, चलिए, ये था एक पूरी फिलॉसफी चार्जिंग को लेकर के। अब शुरू होगी डिस्चार्जिंग। इसका कोड 2 करेंगे, डिस्चार्जिंग। क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग। जरा सुनो, अभी जब आप चार्जिंग की इक्वेशन लिखे तो यहीं से तो आपका डेरिवेशन शुरू हुआ था, पक्का। आपका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू। आपने स्विच को जब वहाँ से उठाया, डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इधर आके कनेक्ट कर दिया, इधर आके, तो बैटरी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गई। और इस स्विच को यहाँ कनेक्ट करते ही महाराज, इनका नेचर था चार्ज को स्टोर करना, इनका नेचर था जो पाना सब बर्बाद करना। जैसे ही स्विच यहाँ ऑन जाएगा, इनका सारा चार्ज उतार लेंगे और सारा बर्बाद करके फेंक देंगे। करेक्ट, बैटरी हटा दी है आपने। ये इक्वेशन चार्जिंग की थी। चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग में आने पर आपने किया कैसे, बैटरी डिस्कनेक्ट करिए, तो इस इक्वेशन से भी बैटरी डिस्कनेक्ट करिए। कितनी सिंपल होती है साइंस। चार्जिंग हो रही थी तो ई इन्वॉल्व, तब डिस्चार्जिंग होते समय आपने कहा स्विच डिस्कनेक्ट, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, तो मैं उस इक्वेशन में बैटरी को डिस्कनेक्ट करूँ तो इक्वेशन तो यही ना बचेगा। चलिए आइए, आई की जगह dq बाई, आपको तो पता है मैथ्स का रूल है, बिरादरी बिरादरी में जाएगी इंटीग्रेशन की, तो q वालों को q की बिरादरी के साथ, बाकी कांस्टेंटों से लेना देना नहीं है, कहीं रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। dt को यहाँ भेज देता हूँ मैं, c को r के साथ कर देता, cr बन जाता है वो, है ना। c को r के साथ भेजने से cr बन जाता है, और बचा क्या, dq अपान q, और चाहे माइनस इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, कोनो दिक्कत नहीं है। गणित तो गणित है ना। अब क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो कर दें, माइनस टी हो गया, cr तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हल हुआ था log q।
डी क्यू अपान क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया। और जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो जमाना गुजर गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते लिखते। आज इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे ये मेरा ये स्टेप यहीं खड़ा रहेगा। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, इस डेरिवेशन को एंड करना है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे व्हेन डिस्चार्जिंग आरंभ होने वाली है, डिस्चार्जिंग t इज इक्वल टू, आपसे पूछूंगा तब q की वैल्यू क्या। हाँ मैं सुनना चाहता था ये, जब डिस्चार्जिंग तब शुरू होगी जब चार्ज हुआ रहेगा, और जब कैपेसिटर चार्ज हुआ रहेगा तो फुल चार्ज हो चुका होगा। और कैपेसिटर का फुल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज किसके बराबर है। डिस्चार्जिंग कब शुरू होगी मुझे बताओ, फुल चार्ज होते समय, यानी जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो रही होगी, जब t बराबर 0 होगा तो q की वैल्यू q0 थोड़ी ना होगी, q0 होगी। क्या होगी, q0 इज द स्टेडी स्टेट चार्ज और मैक्सिमम चार्ज। तब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज होगा ना, मैक्सिमम चार्ज ना समझ में आए तो फुल चार्ज। यस, हमें साइंस समझ नहीं आनी चाहिए, उससे टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर नहीं करती है। जब ये डिस्चार्जिंग शुरू होगी तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्जिंग कब होना शुरू करेगा, जब कैपेसिटर एक बार फुल चार्ज हो चुका होगा। तो ये स्विच यहाँ ऑन करते ही तो टी तो मेरा 0 हो गया, स्टार्ट किया, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट होते समय जो सर्किट में मैक्सिमम चार्ज है, वो जो चार्ज है वो Q0 के बराबर है क्या। अब यहाँ तो टी को 0 करूँ, माइनस साइन को कहो तो वहीं रखूँ, यहाँ रखे रहने दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ लिखा अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ यहीं लिखा रहने दो, टी को 0 कर दो, कर दिया 0। लो माइनस CR हो गया लॉग, क्यों लिखूँ कि Q0 लिखूँ। हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने जाने ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू आ गई, CR लॉग Q0। पक्का है, एनी डाउट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल गया, क्या करेंगे, जहाँ से पाते हैं वहीं लिखते हैं। तो लिखो लिखो लिखो, माइनस CR लॉग E बेस पर Q, हाँ पहले Q प्लस CR लॉग E बेस पर Q0। पक्का है, वहाँ Q है वहाँ Q0 है, ध्यान दीजिएगा। माइनस CR कॉमन करेंगे, कर लिया, क्या बचा, लॉग E बेस पर Q अपान Q0। तूफानी कर दिया थोड़ा मैंने, क्योंकि माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा, और लॉग M माइनस लॉग M अपान N होता है। इसको नीचे भेज दूँ, माइनस T अपान लॉग E बेस पर Q अपान E की पावर चढ़ाऊँ क्या, तो Q अपान Q0 इज इक्वल टू E की पावर माइनस T अपान, तो Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये थी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। जरा सा फर्क है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। चार्जिंग की इक्वेशन Q0 1 माइनस E की पावर माइनस T अपान CR थी, इसमें 1 हट जाता है, ये भी हट जाता है तो ये बचता है ना। तो ये इक्वेशन हुआ करती है डिस्चार्जिंग की। अब मैं फिर बताता हूँ, एक वर्ल्ड क्लास टॉपिक है ये, कोई ऐसा लल्लू पंजू टॉपिक नहीं है कि कोई भी आएगा पढ़ा के चला जाएगा। ये जब होता था सिलेबस में तब कोई मास्टर नहीं छूता था, समझे। अब तो 8 साल से है ही नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना। जब होता था सिलेबस में तब टच नहीं किया जाता था, अब तो बहुत आगे चला गया है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू चार्ज एंड हाउ टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कोई ऐसी किताब उपलब्ध नहीं है जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को लेकर के कुछ न्यूमेरिकल हों। यहाँ फिलहाल अभी दिख नहीं रही मुझे कोई किताब, लेकिन मैं सर्च करके आपको अगली क्लास में कल की कुछ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ लिया और आपने न्यूमेरिकल नहीं किया मतलब फिजिक्स पढ़ना बेकार है, मानते हैं कि नहीं। हाँ, फिजिक्स पढ़ लिया, न्यूमेरिकल नहीं किया तो क्या किया, आपको लगता है क्या किया आपने कुछ नहीं किया। और आपको तो पता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, आपका कंपटीशन एग्ज़ाम 100% न्यूमेरिकल अप्रोच होता है। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सब पढ़ते रहिए,
एंजॉय करते रहे, मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और अच्छी मेहनत करता रहूँगा ताकि आपको एक दिशा मिल सके, आपको एक वजह मिल सके पढ़ने की कि हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं। ऐसे आए चले गए, वो लोग कोचिंग गए थे, क्या फ़ायदा कोचिंग जाने थे। हाँ चलो अभी एक चैप्टर हमारा और होगा। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंटिन्यू था, मैंने उसका वीडियो सबको भेज रखा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं? कर रखा है ना। चलो हाँ, इसको तो फ़िलहाल बंद करना होगा, बहुत कम